नमस्कार, सेकेंडरी फिजिक्स 2022 के 346 जीडी पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। आज के पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। कर लीजिए भाई, आपको आता है। किसी खोखले बेलन के भीतर एक खोखला बेलन बना ही लेता हूं साथ साथ। ठीक, ये बेलन है। ठीक, किसी खोखला बेलन है और उसके भीतर एक आवेश रखा है। कितना? 17.7 गुणा 10 की घात -12 कूलम। चलो, आवेश रखा है। इसके वक्र पृष्ठ से 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इनवर्स वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, वक्र पृष्ठ से, इससे चारों तरफ जो ये जा रहा है वैद्युत फ्लक्स कितना? 1.5 यूनिट, वोल्ट मीटर जो भी इसकी यूनिट है वो गुजर रहा है। समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? बहुत पहली बार क्वेश्चन आपने देखा होगा। देखो जी, ये आवेश है, इस आवेश से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ही बाहर, है ना, पता ही है। दो समतल पृष्ठ हैं और एक वक्र पृष्ठ है। इतना वक्र पृष्ठ से गुजर रहा है, समतल पृष्ठ से कितना गुजरेगा? चलो पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं भाई, कि भाई कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पता है कितना होता है कुल वैद्युत फ्लक्स? फाई इजकल टू गॉस की प्रमेय यही तो कहती है, Q/ε0। यही तो गॉस का प्रमेय है। ठीक, आवेश कितना है अंदर? 17.7 गुणा 10 की घात -12। ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.86 गुणा 10 की घात -12। कैंसिल, चलो जी कैंसिल, लगभग 2 आ गया। जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो 2 गुजरेगा। 2 क्या, वही मात्रक लिख देता हूं जो उसमें लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप कहेंगे मात्रक एक और चेंज कर दिया। ठीक, जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 1.5 वक्र पृष्ठ से होकर गुजरा, तो दोनों समतल पृष्ठों से कितना गुजरेगा? बाकी बचा हुआ गुजरेगा भाई, और कोई सा पृष्ठ तो है ही नहीं। दोनों समतल पृष्ठों से गुजरा फ्लक्स, बताओ कितना होगा भाई? फाई बराबर φ1 + φ2 होगा। फाई तो है कुल वैद्युत फ्लक्स, φ1 है वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, और φ2 हुआ समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0.5। अब उसने पूछा है, देखो क्वेश्चन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं रोज रोज कहता हूं कि एक अक्षर या एक शब्द पूरे सवाल का मर्म बदल देता है। तो उसने कहा किसी एक समतल पृष्ठ से, दोनों समतल पृष्ठ से गुजर करने वाला है 0.5, तो एक समतल पृष्ठ से कितना गुजरेगा? आधा आधा गुजरेगा। क्यों गुजरेगा आधा आधा? भाई दोनों जो हैं बराबर हैं, तो 0.5/2 यानी आंसर है 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम फ्लक्स गुजरेगा। चलो आगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आर्टिकल आपको दिया गया है, आप देख लीजिएगा। नहीं तो जब सेट पूरे हो जाएंगे हमारे 20, तो उसके बाद जो आर्टिकल फेमस आए हैं दोबारा बार बार, उनको हम दोबारा भी उनकी व्याख्या करेंगे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के ऊपर सवाल दिया है। साथ में कहा है, 8वां क्वेश्चन पहले ले लेता हूं, अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर अग्र अभिनत का क्या प्रभाव पड़ेगा? याद है पिछला सवाल? पश्च अभिनत का प्रभाव क्या पड़ा था? पश्च अभिनत का प्रभाव पड़ता था अवक्षय परत की मोटाई या तो कम हो जाएगी, या अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी, विभव प्राचीर बढ़ेगा। और अग्र अभिनत में अवक्षय परत की मोटाई कम होगी या बिल्कुल शून्य हो जाएगी, विभव प्राचीर भी कम हो जाएगा। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संपर्क में रखे 2 उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का अवतल लेंस लिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले किया था, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। उसने कहा एक उत्तल लेंस लिया
और समान फोकस दूरी का एक दूसरा अवतल लेंस ले लिया, यानी F2 जो है वो F1 के बराबर है, किंतु उसमें अंतर क्या है, वो उत्तल नहीं अवतल है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो संयुक्त लेंस जो होगा F2 की जगह 1/F1 माइनस का होगा और F बराबर F1 यहाँ LCM ले लेंगे, 0 आएगा और F फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। क्षमता P बराबर 100/F होता है, जब अनंत से भाग करेंगे तो क्षमता 0 हो जाएगी और ऐसा युग्म समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? समतल प्लेट की तरह वो व्यवहार करेगा। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया है छोटा पर बहुत ज़्यादा खोटा, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। देखो क्या कहा, एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण 20 सेमी की दूरी पर रखे हैं। कौन कौन? एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण। चलो रख लेता हूं, एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण 20 सेमी की दूरी पर रखे हैं। थोड़ा मैंने पास रख दिया। चलो कहाँ रखे हैं? 20 सेमी की दूरी पर। ये उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है और ये उत्तल लेंस है और इनकी दूरी 20 सेमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले साल जो पेपर आया था वो कह रहा है। लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज, मैं लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित कर रहा हूं। अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर बनाता है। ठीक, लेंस का प्रकाशिक केंद्र तो ये हुआ, इसे C कह देता हूं। मैंने लेंस पर समांतर किरणें डाली और वो समांतर किरणें दर्पण पर गिरेंगी। दर्पण पर गिरने के बाद उसने प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र पर बनाया, ऐसा ये कह रहा है। चलो जी बना देते हैं। लेंस क्या करेगा? उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है या फैलाता है? उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, तो उसने प्रकाश किरणें सिकोड़ दी। सिकुड़ गई, इस बीच वो प्रतिबिंब बनाती, दर्पण बीच में आ गया। ठीक, आ गया। तो दर्पण ने उन्हें परावर्तित कर दिया और प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब बनाया। यही तो कहानी हुई, यही तो वो कह रहा है। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर ये दर्पण ना होता बीच में, अगर ये दर्पण ना होता बीच में समतल दर्पण, तो ये प्रकाश किरणें कहां जाती? यही तो प्रतिबिंब बनता। ठीक, आई इस बिंदु को मान लिया M मान लेता हूं। परावर्तन का नियम क्या कहते थे, याद है आपको? जितनी दूरी पर वस्तु इधर रखी है समतल दर्पण में, उतनी दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। ठीक, ये दूरी जो CM है और जो MI है, ये दोनों दूरी बराबर होंगी। चूंकि ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी भी कितनी होगी? ये दूरी भी, ये दोनों दूरी 20 सेंटीमीटर ही होंगी, यानी ये दूरी भी 20 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये दर्पण हटा दूं बीच में से, तब तो कोई बात ही नहीं। यहां से प्रकाश किरणें आई थी, प्रकाश किरणें समांतर किरणें आई थी और प्रतिबिंब यहां बनाया। और जब किसी लेंस पर समांतर किरणें गिरती हैं, तो वो परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद कहां मिलती हैं? फोकस पर। तो ये इसका मतलब फोकस बिंदु है। ये आई नहीं, ये इसका फोकस बिंदु है। और फोकस दूरी ये दूरी हुई, और ये फोकस दूरी कितनी हुई? F बराबर हुई CM प्लस MI। तो फोकस दूरी कितनी आई? 20 प्लस 20। समझ गया ना बात? यानी ये फोकस दूरी आई 20 प्लस 20 और F फोकस दूरी आ गई 40 सेंटीमीटर। यानी ये तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपको आया होगा सामने आपके। ये 8वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया मेरा, और 9वां क्वेश्चन इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोहर के परिकल्पनाओं की बात की है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली पर लगने वाले बलागुण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो आर्टिकल तो आप कर ही रहे हैं। किसी धारामापी को एमीटर में कैसे बदलेंगे?
बताया था पहले, क्या बताया था मैंने, धारामापी को एमीटर में अगर बदलना है तो धारामापी के समांतर क्रम में एक ऊंचे प्रतिरोध का ऊंचा प्रतिरोध लगाना होगा और उस ऊंचे प्रतिरोध को शंट कहते हैं। याद है, यहाँ से धारा आई थी, अभी पिछले सेट की बात है, आई जी, इधर को गया था आई माइनस आई जी। धारामापी के प्रतिरोध को जी कहा था और शंट के प्रतिरोध को मैंने एस कहा था। और एक फॉर्मूला भी बताया था, आई जी बटे आई बराबर एस बटे एस प्लस जी। अब देखो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कहा है उसने, धारामापी को एमीटर में कैसे बदलेंगे। मैंने जवाब दिया, एमीटर के समांतर क्रम में ऊंचा प्रतिरोध लगाकर धारामापी को एमीटर में बदला जा सकता है और धारामापी को श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। 20 माइक्रो एम्पियर पर डीआईवी, डीआईवी की फुल फॉर्म डिवीजन, प्रति भाग, यानी धारामापी में जैसे एक धारामापी है, इस धारामापी में अगर ये कई सारे खाने हैं यहाँ, तो दो खानों के बीच जो है वो 20 माइक्रो एम्पियर की धारा बहेगी। अगर सुई एक खाने से दूसरे खाने पर गई तो 20 माइक्रो एम्पियर का चेंज आएगा। धारामापी में 30 खाने हैं। अब धारामापी में 30 खाने हैं, खुद ही बता रहे हैं भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अब जब धारामापी में 30 खाने हैं, एक खाना बता रहा है 20 माइक्रो एम्पियर, तो धारामापी कितनी धारा माप सकती है। धारामापी के अधिकतम धारा को मैं आई जी कहूँगा। आई जी का मान आएगा एक खाने का मान, खाना समझ रहे हो, पार्ट, वो नहीं जो आप रोटी खाएंगे, अब एक खाने का मान गुणा खानों की कुल संख्या, पार्ट है खानों की संख्या। बताओ जी, एक खाने का मान है 20 माइक्रो एम्पियर, यानी 20 गुणा 10 की घात माइनस 6, और खानों की संख्या है 30, तो ये आ गया आपका 600 गुणा 10 की घात माइनस 6, यानी कि 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 एम्पियर। आगे इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसका किसका, धारामापी का। धारामापी के प्रतिरोध को जी कहते हैं, वो है 20 ओम। हम इससे 1 एम्पियर धारा मापना चाह रहे हैं, इतनी माप सकता है। 1 एम्पियर चाह रहे हैं, आई बराबर 1 एम्पियर। कितना शंट लगाएं भाई, कैलकुलेट कर देंगे। फॉर्मूला आई जी बटे आई बराबर एस बटे एस प्लस जी। अब आप देखो, आई जी की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात माइनस 4, आई की वैल्यू 1, एस कैलकुलेट करना है, एस कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू 20, जी की 20 थी ना, हाँ 20। अब आप बताएं कैसे सॉल्व करें। क्रॉस प्रोडक्ट एस बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 एस प्लस 20, एस बराबर इनकी गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 एस प्लस 20 की 6 से 120 गुणा 10 की घात माइनस 4। चलो ठीक। अब आप देखो, एस एक तरफ कर लेंगे, 6 10 की घात माइनस 4 का मतलब क्या है, 6 बटे 10,000, और वहाँ क्या मतलब क्या है, 120 बटे 10,000, 10 की घात माइनस 4 को 10,000 कह दिया। अब एस माइनस बताओ 0.0, एक जीरो हटाया पॉइंट आया, फिर 1 0 2 0 3 0, यही तो आएगा, और ये 2 0 हटाएंगे तो 0.12 और 1 0 आएगा 0.012। अब आप बताओ, ये तो बहुत छोटी संख्या है, इसे छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल है, तो एस बराबर 0.012 ओम इसका आंसर आया। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा और आगे लेंगे हम। अब आप देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसे ध्यान से आप देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचता है मेरा सेट के आखिरी पड़ाव में, विभव मापी का एक क्वेश्चन। विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। भैया, जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा मापते हैं तो परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, और जब परिपथ में धारा नहीं बहती तो सेल में कहाँ से जाएगी। जब सेल में नहीं जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सक्रिय नहीं हो पाता, यानी आंतरिक प्रतिरोध का इफेक्ट नहीं पड़ता, और सेल के विद्युत वाहक बल का वास्तविक मान प्राप्त होता है। जबकि जब हम वोल्ट मीटर से मापते हैं तो धारा बहती है, अब जब धारा बहती है तो आंतरिक प्रतिरोध सक्रिय होता है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कभी सही आ नहीं सकता।
तो विभवमापी को एक श्रेष्ठ वोल्टमीटर माना जाता है, एक आदर्श वोल्टमीटर माना जाता है। एक न्यूमेरिकल थोड़ी गुणा भाग ज़्यादा है, उसे समझाते हैं। एक विभवमापी के तार की लंबाई 200 सेमी है। चलिए, ये एक विभवमापी है, इसमें एक तार AB है और इस तार की जो लंबाई है वो कितनी है? 200 सेमी। L लिख देते हैं 200 सेमी, मतलब 2 मीटर AB की लंबाई। धारा 3 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर है। धारा किसमें? AB में धारा। ठीक, देखो जी, ये तार AB है, इसमें धारा I है और इसमें विभवमापी याद होगा एक बैटरी जोड़ी जाती थी ऊपर, एक ऊपर मतलब एक तार के साथ, एक उसमें कुंजी, एक धारा नियंत्रक, याद है? भूल गए? और नीचे जोड़ते थे सेल, और सेल के साथ जॉकी धारामापी, और जॉकी से ढूंढते थे शून्य विक्षेप स्थिति जे बिंदु पर आती थी। आप सोच रहे हैं फिगर क्यों बनाई? यही क्वेश्चन फिगर में भी आ सकता है बन के। अब आप देखो आगे क्या कहा, 1.5 वोल्ट की सेल, 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध है उसका, ये सेल है 1.5 वोल्ट की, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 10 ओम है। सेल से एक वोल्टमीटर और जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 पर आता है। अगर एक सेल जुड़ी है खाली 1.5 वोल्ट की, तो संतुलन बिंदु आ रहा है आपका 50 सेमी पर, और जब हम वोल्टमीटर और जोड़ देते हैं तो जो संतुलन बिंदु आता है वो आता है 49 सेमी पर। तो पूछ रहा है विभवमापी के तार का प्रतिरोध, वोल्टमीटर का प्रतिरोध और वोल्टमीटर का पाठ्यांक की गणना कीजिए। कंफ्यूज मत होना, सवाल को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं। जब इसमें धारा 2 तरह से बहती है, एक ऊपर बैटरी के कारण, एक सेल के कारण। बैटरी के कारण जो धारा है वो 3 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर है। तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर है, और ये सेल की बात मैं बाद में करूंगा। जब भी विभवमापी का सवाल आता है, विभव प्रवणता के बिना नहीं हो सकता है। विभव प्रवणता को K कहते हैं, और विभव प्रवणता कहते हैं विभव पतन की दर को। मतलब ये विभवमापी का तार है, इस बिंदु पर विभव मान लिया 200 वोल्ट है, और इस बिंदु पर विभव 100 वोल्ट है, और ये दूरी 5 है। तो विभव में कितना परिवर्तन हुआ 1 सेंटीमीटर में, विभव में कितना परिवर्तन हुआ 1 मीटर में, वो विभव परिवर्तन की दर कहलाती है विभव प्रवणता। अब आप देखें इसे, विभव प्रवणता कैसे कैलकुलेट करूंगा। ये तार AB है, मान लिया तार AB में A और B के बीच विभवांतर VAB मैंने मान लिया वो है, और तार की लंबाई L है, तो विभव प्रवणता VAB बटा L होगी। VAB का मान क्या होगा? I इंटू R। ये क्यों भाई? A और B के सिरों के बीच विभवांतर, मान लिया A और B का प्रतिरोध R है और धारा I बह रही है, तो यही होगा ना IR। I की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात -2, R का पता ही नहीं, मुझे कैलकुलेट करना है। L की वैल्यू 2I है, तो यहाँ से विभव प्रवणता का मान आ गया 1.5 गुणा 10 की घात -2 गुणा R। ये यहाँ पर विभव प्रवणता की वैल्यू आई या नहीं आई। अब मैं सेल से बात करता हूँ। इस सेल का विद्युत भागफल 1.5 वोल्ट है। इसका मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं तो E बराबर K इंटू स्मॉल l है। E की वैल्यू 1.5 है, K की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 1.5 गुणा 10 की घात -2 गुणा R, और शून्य विक्षेप की जो दूरी है वो 0.5 लगेगी। 50 सेमी को 0.5 मीटर में कहूँगा। 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, और R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1/0.5 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात 2 ऊपर 100, और R की वैल्यू आ गई 200 ओम। ये 200 ओम कौन आया? यह 200 ओम इस तार AB का प्रतिरोध आया। पहला पूछा भी था विभवमापी के तार का प्रतिरोध। अब उसने क्या कहा था ये तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से पूरा। इससे कैलकुलेट करके K की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो पूछ सकता है कि विभव प्रवणता का मान कितना होगा। ठीक, पॉइंट से एक 0 उड़ेगा, ये विभव प्रवणता का मान आ जाएगा यहाँ से 15 दूनी 30, 303 आ गया, 3 वोल्ट पर मीटर।
क्लियर है? 3 आया ना, ये यहाँ से 3 का 3 ये यहाँ से आ जाएगा और 3 वोल्ट पर मीटर यहाँ से आया है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आपको समय लगेगा फिर समझने में, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो आप समझ ही गए सब। ठीक, अब आपको ये गुणा भाग भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक, आर की वैल्यू आपकी 200 ओम आई थी। उसने क्या कहा, सेल से 1 वोल्ट मीटर जोड़ दिया। जोड़ दो जी, सेल से 1 वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया। वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ जुड़ता है? समांतर क्रम में। तो शून्य विक्षेप स्थिति जो पहले 50 सेमी पर आई थी, वो शून्य विक्षेप स्थिति थोड़ी सी चेंज हो गई। और वो चेंज क्यों हुई? वो चेंज होकर वो अब शून्य विक्षेप स्थिति 49 सेमी पर आ गई। वो क्यों चेंज हुई 49 सेमी पर? क्योंकि प्रतिरोध बदल गया। वोल्ट मीटर में अपना एक प्रतिरोध है, आदर्श वोल्ट मीटर नहीं है, धारा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। अब वो वोल्ट मीटर का हमसे पूछ रहा है मान कितना है, उसका पाठ्यांक कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैसे कैलकुलेट करूंगा? V डैश बराबर K L डैश से आएगा। क्यों भाई? विभव प्रवणता तो कॉमन है जो मैंने अभी कैलकुलेट की थी, और L डैश की वैल्यू 0.49 आ गई है, और ये हल करके आया 1.47 वोल्ट। क्लियर? अब हम देखते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैलकुलेट करना है। चलो इधर को धारा कितनी गई इस परिपथ में, वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? सेल के सिरों के बीच विभवांतर के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, V बराबर E माइनस आई आर। V डैश बराबर E माइनस आई डैश आर। V डैश की वैल्यू 1.47 है, E की वैल्यू 1.5 है, I डैश कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू 10 है। जब R की वैल्यू यहाँ पर 10 आएगी तो आप इसका नीचे का कोई काम नहीं है, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखें 10 I डैश बराबर 1.5 माइनस 1.47, 10 I डैश बराबर 0.03 और I डैश बराबर 0.03 अपॉन 10, I डैश बराबर 0.003 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप बताइएगा, वोल्ट मीटर में धारा कौन बह रही है? I डैश। अरे वोल्ट मीटर में धारा कौन बह रही है? वोल्ट मीटर में धारा बह रही है I डैश। ठीक, और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कौन है? V डैश। प्रतिरोध कैसे निकलेगा भाई? V बराबर क्या होता है? आई आर। तो V डैश बराबर क्या होगा? I डैश R डैश, और R डैश की वैल्यू कौन आएगी? V डैश बटे I डैश। V डैश की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी अभी, है ना, और I डैश की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। तो ये इतना ओम का आंसर यहाँ पर आ जाएगा।